गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करता हूं कि जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे वो सारे ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एसएस क्लासेस रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा। तो जैसा कि आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा, ऊपर हम लोगों ने हेडिंग डाला है प्लानेट। ठीक है, प्लानेट पे इससे पहले एक और हम लोगों ने क्लास लिया था और बेसिकली जो कुछ छूटा था प्लानेट पे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आज जो है द्रव्यमान के हिसाब से या फिर घनत्व के हिसाब से कि कौन सा प्लानेट बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है, और किस प्लानेट पे यानी कि किस ग्रह पे जो है कौन से गैसेज पाई जाती है, इसकी वजह से क्या वहां पे जीवन संभव है, क्या फ्यूचर में जो है जैसे हम लोग प्लूटो की सॉरी हम लोग नेपच्यून की बात कर लें या फिर यूरेनस की बात कर लें, किस तरीके से वो हरा दिखता है हम लोगों को। तो बेसिकली उसके हरे दिखने का रीजन क्या है, बेसिकली इन सारी पहलुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो स्वागत है फिर से आपको हमारे इस नए सेशन में। तो जैसा कि ऊपर आपको दिख रहा होगा आकार के अनुसार यानी कि जो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी कि जो बड़ा से छोटा, छोटा से फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ठीक है, तो बेसिकली इसके बारे में बोल रहा है कि अब अवरोही क्रम कैसा होता है। तो अवरोही क्रम के हिसाब से सबसे जो हमारा ग्रह है पहला आकार में यानी कि सबसे अगर बड़े ग्रह की बात करें तो हमारा जुपिटर जो है सबसे यानी कि बृहस्पति जो है हमारा सबसे बड़ा ग्रह होता है। और उसके बाद हमारा सैटर्न यानी शनि होता है। उसके बाद यूरेनस यानी अरुण होता है, नेपच्यून वरुण होता है, अर्थ यानी हमारी पृथ्वी है, वेनस यानी शुक्र है, मार्स यानी मंगल है, और मरकरी यानी कि बुध है। ठीक है, ये हमारा आकार के हिसाब से है यानी कि मान बड़ा से लेके कितना सबसे छोटा जो हमारा अगर ग्रह की बात करें तो कौन सा है, बुध हमारे पास है। ठीक है, यानी कि बुध सबसे छोटा ग्रह है। और सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो बेसिकली कौन सा है, जुपिटर यानी बृहस्पति है। तो बेसिकली यहाँ से दो ही क्वेश्चन बनता है, एक या तो सबसे बड़े ग्रह की पूछेगा या सबसे छोटे ग्रह की पूछेगा। तो सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध हो गया यानी मरकरी हो गया, और सबसे बड़ा ग्रह हमारे पास बृहस्पति होती है यानी कि जिसको इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं। आगे हमारा द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का जो है घटता क्रम यानी कि द्रव्यमान किसको कहते हैं, मास जो होता है हमारा मास यानी कि उसके अनुसार जो ग्रहों का अवरोही क्रम अगर बात करें तो उसमें जो है सब कुछ सेम है यानी कि जो ऊपर है सब कुछ सेम है। सिर्फ ये जो यूरेनस है ये उधर चला गया और नेपच्यून इधर आ गया यानी कि जुपिटर जो अभी भी द्रव्यमान में सबसे बड़ा है। उसका सैटर्न सेम है, सिर्फ जो वरुण है वो आगे आ गया और अरुण जो इसके पीछे चला गया। बाकी सारे ग्रह जो है सेम सेम है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा कि उसके बाद अर्थ हमारा आता है, वेनस, शुक्र, मार्स, मंगल और मरकरी, बुध। फिर से अगर बात करें तो सब द्रव्यमान के हिसाब से सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात करें तो हमारा बृहस्पति होता है, और सबसे छोटे ग्रह की बात करें तो बुध होता है। और आगे है हमारा घनत्व यानी कि डेंसिटी के हिसाब से कहता है कि ग्रहों का अवरोही क्रम। तो मैंने वहां लिख रखा है सेम एज मास यानी कि जो अगर हमारे द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान में जैसे जैसे होता है एजिटीज हमारा क्या है कि उसमें भी घनत्व के साथ भी वैसा ही होता है यानी कि द्रव्यमान और घनत्व में अवरोही क्रम की बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा जुपिटर है, सबसे छोटा ग्रह जो मरकरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं परिक्रमण अवधि के हिसाब से यानी कि जो रिवॉल्यूशन टाइम है उसके हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे इसमें एक देखिए यहाँ पे आरोही क्रम लिखा हुआ है, बढ़ते क्रम में जो सबसे छोटा है उसका फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। यानी कि परिक्रमण अवधि की बात करें तो हम लोगों ने उस दिन जो है एक वर्ड लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था कि माय वेरी एजुकेटेड मॉम जस्ट सोज अस 9 प्लैनेट। तो उसी सेम फॉलो यहाँ पे होगा, वी से एम से मरकरी, वी से वेनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्रहों का क्रम होता है उसी क्रम में हम लोग इसको पढ़ते हैं। और ये जो है ये हमारा परिक्रमण वेलोसिटी परिक्रमण टाइम के हिसाब से हमारा है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा बुध, उसके बाद हमारा जो होता है शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, उसके बाद शनि और अरुण और फिर वरुण। ठीक है, और आगे हमारा है जो रिवॉल्यूशन वेलोसिटी होता है यानी वेग यानी गति के हिसाब से जो है उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके बारे में अवरोही क्रम बात कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे अवरोही क्रम की बात अगर कर रहा है तो है सेम। ठीक है क्या है, रिवॉल्यूशन टाइम के हिसाब से सेम है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इस दोनों में यानी कि अवरोही और आरोही में फर्क है। ठीक है, यहाँ पे घटते क्रम में है और यहाँ पे यहाँ पे बढ़ते क्रम में और यहाँ जो है घटते क्रम में। ठीक है,
तो जैसे कि अगर बात करें अवरोही क्रम में, तो सबसे जो है पहले मरकरी आएगा, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मार्स। और अगर इसी को आरोही क्रम में बोले तो हम लोग इधर से स्टार्ट कर लेंगे, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी। तो ये जो है हमारा, ये जो बेसिकली जो है द्रव्यमान, आकार, घनत्व, परिक्रमण अवधि और परिक्रमण वेग के हिसाब से जो है हमारा ग्रहों का आरोही और अवरोही क्रम हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से किस प्लानेट पे जो है जो कौन सी गैसें पाई जाती है और कौन सा ग्रह जो है वो कौन सा गैस जो है पाया जाता है, इसकी वजह से वहां पे जीवन संभव हो पाता है या हो पाएगा फ्यूचर में या नहीं। थोड़ा सा इसको देखेंगे, पहले थोड़ा सा इसको हम डस्ट कर लेते हैं, फिर आपको वो लिखवाते हैं। चलिए शुरू, तो फिर से स्वागत है आपका। तो ऊपर लिखा हुआ है प्लानेट, ठीक है, और एक तरफ लिखा हुआ गैसेज इन एटमॉस्फेयर, यानी कि ग्रह, और जो वहां पे उसके वायुमंडल में जो गैस पाई जाती है उसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। तो पहला हमारा है मरकरी यानी कि बुध। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि बुध पे अभी तक कोई भी गैसेज का लेयर नहीं पाया गया, यानी कि बुध पे कोई भी गैस जो बेसिकली नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वेनस है हमारा। वेनस को बेसिकली हम लोग शुक्र बोलते हैं और पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह आकार और आकृति में बेसिकली हमारी पृथ्वी के समान ही, इसलिए हम लोग इसको पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा अर्थ। अर्थ पे जो सबसे बड़ी मात्रा में, और ये याद रखिएगा, ये जो है ना, ये का डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी है कि कौन सबसे ज्यादा, उसका कम पाया जाता है। तो अर्थ पे जो है हमारे यहाँ सबसे जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन के बाद हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और फिर ऑर्गन पाए जाते हैं। इसके बाद अलावा भी बहुत सारे गैसेस पाई जाती है, लेकिन बेसिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है यही चार है। कौन कौन सा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ठीक है। आगे है मार्स, यानी मंगल पे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और ऑर्गन पाया जाता है। लेकिन जो मैंने अंडरलाइन किया है, ऑक्सीजन को जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का भी लेयर पाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे खोज चल रही है क्या यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो ऑक्सीजन है बहुत कम मात्रा में है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सर्च जारी है कि हो सकता है इन फ्यूचर जो है मंगल पे हो सकता है ऑक्सीजन की मात्रा बहुत मिले, तो क्या होगा कि वहां पे भी जो है जीवन संभव हो सकता है, ठीक है। आगे है जुपिटर। जुपिटर के पास क्या क्या, हाइड्रोजन है, हीलियम है, मीथेन है और अमोनिया है। बेसिकली चार गैस पाई जाती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है, फिर हीलियम पाई जाती है, उसका मीथेन पाई जाती है और अमोनिया पाई जाती है। उसके बाद हमारा सैटर्न यानी शनि के पास जो है मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। और यूरेनस के पास जो है सबसे बड़ी मात्रा में जो है मीथेन ही पाया जाता है, और वो भी लिक्विड के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ जो दूरी है सन से उसकी, यूरेनस और नेपच्यून की बहुत ज्यादा है, वहां पे सूर्य की किरण ना के बराबर पहुंचती ही नहीं है। सॉरी। तो वहां पे जो है सूर्य की किरणें जब पहुंचती नहीं है तो क्या था, वहां पे जो बेसिकली बहुत ज्यादा ठंड पाई जाती है। जैसे ठंड के मौसम में हम लोग के यहाँ सूर्य निकलती है, लेकिन अभी तो जनवरी में अच्छी खासी निकलनी शुरू हो गई है, लेकिन अगर दिसंबर की बात करें तो जब सूर्य की किरणें आती नहीं तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, दिन में 12-1 बजे बहुत ठंड कड़ाके की ठंड होती है। तो यही हाल यहाँ पे है यूरेनस और नेपच्यून के पास, जो है यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल ना के बराबर पहुंचती है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो मीथेन गैस पाई जाती है वो लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है। और जब वो पाई जाती है तो यहाँ पे कोल्ड, मतलब बिकॉज ऑफ कोल्ड लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें पहुंच ही नहीं पाती है। और नेपच्यून में सेम है कि यहाँ पे भी मीथेन गैस लिक्विड के फॉर्म में पाई जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की मतलब ये जो है लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा ठंडा ग्रह है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें ना के बराबर पहुंचती है। एक नोट में लिखा हुआ है कि मीथेन जो है हरे कलर का होता है, और यही वजह है कि जो है ये दोनों ग्रह जो है, और थोड़ा बहुत जो सैटर्न की, क्योंकि यहाँ पे मीथेन पाया जाता है, तो ये बेसिकली ये दोनों ग्रह जो है यहाँ ये हरे रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि मीथेन जो है वो आप लोग देखे होंगे वो बहुत एकदम डार्क होता है, हरा कलर का, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मीथेन हरे रंग की होती है, जिस वजह से ये ग्रह हरे रंग के भी दिखाई देते हैं। तो आशा करता हूं कि आज तक जो हम लोगों ने प्लानिट का 2 लेक्चर शूट किया है, और दोनों लेक्चर में आपको प्लानिट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनता है या फिर जो भी समझ में आने वाली बात होगी, मैंने आपको सब बताया था। एक थोड़ा सा हम लोग तो वेनस के बारे में समझते हैं। वेनस जो है याद रखिएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से चमकीला भी दिखता है हम लोगों को। और इसके अलावा जो है ये सूर्य से, यानी कि अगर बात करें हम लोग, तो ये जो सूर्य है, सूर्य से जो किरणें आती है इसके पास, और इसके बाद जो हमारा अर्थ है, तो सूर्य से जो है यहाँ पे शॉर्ट वेव्स आती है, ठीक है।
शॉर्ट वेव्स आती है और उसके बाद जो है ये शॉर्ट वेव्स को क्या करते हैं अपने पास ही रख लेता है, ठीक है, जिसको हम लोग अर्ध पारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। तो बेसिकली इस तरीके से बना होता है और ये अपने पास रख लेता है और रखने के बाद क्या करता है हमारे यहाँ पे लॉन्ग वेव्स भेज देता है, ठीक है। और याद रखिएगा जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करता है। अगर शॉर्ट वेव्स हमारे यहाँ आती है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो CO2 पाया जाता है, जरा सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पे बहुत कम मात्रा में CO2 पाया जाता है, लेकिन जितनी भी है उसमें इतना ज्यादा गर्मी पाया जाता है कि हम लोग अभी अभी के फिलहाल में असहनीय गर्मी हो जाती है मई जून के आसपास। तो यही जो है हमारे लिए जो वेनस है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेनस जो है हमारे यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है। नहीं तो अगर सूर्य से डायरेक्ट किरणें अगर हमारे पृथ्वी तक आती तो जरा सोच के देखिए कि हमारे यहाँ पे कितनी ज्यादा भयंकर गर्मी पाई जाती। तो आशा करता हूं कि आपको जो प्लानिट का लेक्चर है बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा आप लोगों से गुजारिश होती है कि अगर लेक्चर समझ में आता है तो थोड़ा सा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।